सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। पाठ का हमारा जो नाम है वो है मूल निवासियों का विस्थापन। और इस पाठ का आज का जो अपना अध्ययन बिंदु रहेगा वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ पर भी ये यूरोपीय लोग गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाई, अपनी कॉलोनियाँ बसाई और फिर वहाँ के मूल निवासियों का जीवन कैसे उनसे प्रभावित हुआ वो हम इस आज के नए जो इस टॉपिक के अंदर है वो हम जानेंगे। तो ये हम देखते हैं विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया क्लास 11th ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। देखिए कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। यानी हर जगह, हर महाद्वीप में सब जगह इंसान है और हर देश की, हर महाद्वीप की कोई न कोई जो है स्थिति रही है, कोई न कोई इतिहास है वो हर इंसान का रहता है, हर व्यक्ति का रहता है, हर समाज का रहता है और हर राष्ट्र का, हर देश का। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास की, यहाँ पर भी आदि मानव से सभ्यता कैसे विकसित हुई उसका सारा का सारा जो है इतिहास हमें ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरुआती जो मनुष्य था जिसे आदि मानव माना गया है, और वहाँ जिन्हें एबोरिजिनीज के नाम से जाना गया। ठीक है, एबोरिजिनीज यानी जो शुरुआती आदिम मानव था। विश्व के कई इलाकों में इस शुरुआती आदिम मानव को एबोरिजिनीज के नाम से जाना है। यह कई भिन्न भिन्न समाजों के लिए प्रयुक्त एक सामान्य नाम है कि पुराने या शुरुआती मनुष्य को अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिए हैं, उनकी अलग अलग पहचान बनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ या कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इस नाम से इसको जाना गया है। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले ये आदि मानव या कह सकते हैं ये एबोरिजिनीज मनुष्य जो है वो 40,000 साल पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए। और इतिहासकार ये मानते हैं या इतिहास ये मानता है कि संभवतः उससे भी पहले का समय है, तब ये आदिम जो है मानव या ये एबोरिजिनीज जो मनुष्य है वो ऑस्ट्रेलिया में आया था। वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। अब देखिए, यह समझने की बात है, न्यू गिनी एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की तरफ स्थित है, न्यू गिनी। और कुछ लोग ये मानते हैं या कुछ इतिहासकार मानते हैं, प्रारंभिक इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो एबोरिजिनीज जो मनुष्य है या आदिम सभ्यता के मानव जिन्हें माना गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन इतिहासकारों का मानना है कि ये एक भू सेतु से आए थे। भू सेतु यानी कि मतलब होता है पुल या भूमि का पुल, यानी जो भू रास्ता होता है, भू का रास्ता। क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखें तो चारों तरफ क्या है, समुद्र है, प्रशांत महासागर है और हिंद महासागर है। नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे की तरफ दक्षिण महासागर है। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की तरफ जो है उन्हीं महासागरों के बीच में जो है न्यू गिनी नामक एक छोटा सा देश स्थित है। और वहीं से जो थोड़ा सा भूमि मार्ग जो बना हुआ है, बचा हुआ है और या उस समय रहा होगा, तो इस दौरान ये जो है एबोरिजिनीज जो मानव है वो इसी भू सेतु के रास्ते है वो न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया में आए और फिर यहाँ पर बस गए। लेकिन जो मूल निवासी है, जो ऑस्ट्रेलिया के अपने लोग हैं, उन मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे। यानी उनका ये मानना है कि ये मूल निवासियों का ये कथन है या उनका ये मानना है कि उन्होंने अपनी अतीत की परंपराओं को जाना या उन्होंने अपने पूर्वजों से जो भी सुना होगा कि उसके आधार पे वो कहीं बाहर से नहीं आए, कोई न्यू गिनी से नहीं आए, बल्कि वो हमेशा से यहीं थे। यानी ये ऑस्ट्रेलिया उनकी अपनी भूमि है,
ये ऐसा मूल निवासियों की शुरुआती परंपराओं के आधार पे वो मानते हैं, या कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन ही थे, यहीं के मूल निवासी थे, बल्कि बाहर से कहीं से भी नहीं आए। फिर अगली पंक्ति है कि बीती सदियां स्वप्न काल कही जाती है। स्वप्न काल, सपना। अब यहाँ पे स्वप्न काल से तात्पर्य है अतीत। अतीत यानी जो गुजर जाता है, जो बीत जाता है, समय के साथ साथ वो धुंधला होता चला जाता है। हम अतीत की हर बात को याद नहीं रख सकते। जैसे हम अपने तौर पे ले, हम अपने साधारण सी अपने मनुष्य जीवन के ऊपर ही ले, तो हम बचपन से लेकर आज जिस स्थिति तक पहुँचे हैं, या जिस उम्र तक भी हम पहुँचे, तो हमें बचपन की सारी बातें याद नहीं रहती, या बीता कल हमें पूरा का पूरा याद नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि अतीत और वर्तमान के बीच में एक धुंधला सा अंतर आ जाता है। हमें अतीत की सारी बातें पूर्ण रूपेण याद नहीं रहती। तो यही हमारा दिमाग है, वो इन सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाता। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि बीती सदियाँ स्वप्न काल कही जाती है, कि जिस प्रकार से पुराना अतीत हमें सारा का सारा याद नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार से अतीत की हर बात भी हमें याद नहीं रहती। तो ऐसे में वो एक स्वप्न के समान लगता है कि ये सब गुजर चुका है, ये सब चला गया है, कि ऐसा भी हुआ था। ठीक है, तो ये स्वप्न काल कही जाती थी। और ऑस्ट्रेलियन निवासी जो परंपराओं के हिसाब से वो मानते थे, वो उसे स्वप्न काल का नाम देते थे, यानी अतीत का नाम देते थे। वो अपनी परंपराओं को स्वप्न काल मानते थे, यानी गुजरा कल। और उस गुजरे कल को वो पूरी तरह से सही या गलत नहीं मान सकते थे, या पूरी तरह से उन्हें अतीत की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अतीत हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए धुंधला हो जाता है। या जो अतीत काल में जो जीता है, जिसने वास्तविक दुनिया को देखा था, या वास्तविक अपने जीवन को देखा था, तो उनके लिए तो वो वास्तविकता क्या थी वो जानते। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो स्वप्न काल बन जाता है, वो अतीत बन जाता है, वो उनकी पुरखों की पहचान बन जाती है। तो ऐसे में जो है, यहाँ पर इतिहासकारों ने ये माना है कि बीती सदियाँ स्वप्न काल कही जाती थी। तो ये मूल निवासी भी इनको स्वप्न काल के नाम से जानते थे, या अपनी परंपराओं को स्वप्न काल कहते थे। अपने स्वप्न काल से तात्पर्य है जो गुजरा कल या अतीत, ठीक है, जो हमें पूरी तरह से याद नहीं रहता। इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था। अब यूरोपीय लोग जैसे जैसे इधर आए, जैसे वो अमेरिका की तरफ गए थे, वैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी आए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आने में उन्हें काफ़ी लंबा समय लगा, यानी जैसे अमेरिका की तरफ वो गए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो वहाँ पे तो उन्होंने शीघ्र ही अपने उपनिवेश बना लिए थे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए तो लगभग उसमें 300 सालों का अंतर था, यानी 300 सालों बाद वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ है वो आए थे। और जब यूरोप के लोग इधर आए तो उन्होंने मूल निवासियों को समझना चाहा, उनके जीवन को उन्होंने समझना चाहा, लेकिन उनके लिए सब मुश्किल था, क्योंकि अतीत उनका जानना उनके लिए कठिन था। तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगा दिया कि ये न्यू गिनी से आए थे, ये भू सेतु से आए थे। लेकिन वहीं अपनी परंपराओं के हिसाब से मूल निवासी ये कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता है। स्वप्न काल क्या है? जो हमें पूरी तरह से याद नहीं रहता, जो अतीत गुजरा कल जो हमें पूरी तरह से याद नहीं रहता, क्योंकि अतीत की सारी यादें हमें याद नहीं रहती है, सारा गुजरा कल सारी मेमोरीज हमारे दिमाग में नहीं रहती है। और वर्तमान का अंतर, तो ऐसे में आज हम क्या है, पूर्व में हम क्या थे। अगर हम माने कि हमारे पूर्वज आदिम थे, मनुष्य आदिम था, वो ऐसे चलता था, ऐसे उठता था, वो जंगली था, उसे खाना पीना नहीं आता था, उसे कपड़े पहनना नहीं आता था, तो ये अतीत है। तो हम किताबों के माध्यम से जान सकते हैं, या हमने जो भी इतिहास में जो भी इनके बारे में लिखा गया उसके माध्यम से हम जान सकते हैं, लेकिन हम वास्तविक अतीत को नहीं जान सकते। हम वर्तमान में हम क्या है ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम गुजरे हुए कल को नहीं जानते। तो हमारे लिए ये सब स्वप्न काल के बराबर है, क्योंकि हमने जिसे देखा नहीं, हमने जिसे जाना नहीं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्वप्न काल हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अब यूरोपीय लोग जब यहाँ आए तो वो मूल निवासियों के बारे में पूरा जान नहीं पाते थे, क्योंकि मूल निवासियों को भी अपने पूरे जीवन का सारा अनुभव है वो ज्ञात नहीं था। तो ऐसे में अतीत और वर्तमान का अंतर क्या होता है, धुंधला हो जाता है। जो गुजर चुका होता है उसके बारे में हम पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये जो धुंधला अंतर है वही स्वप्न काल माना जाता है, ठीक है। और यूरोपीय लोग जो है यहाँ आए तो उन्होंने आदिवासियों को समझने की पूरी कोशिश की, या आदिवासी नहीं कह सकते, मूल निवासियों को समझने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी उनके लिए भी ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ के थे निवासी थे, या वो उनकी सभ्यता संस्कृति क्या थी, उनके पुरखे कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे। तो वो उनके लिए स्वप्न काल के जैसा ही था, तो वो उनके बारे में पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे।
18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। अब अनुसंधान या इतिहासकार ये कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दौर में यानी 18वीं शताब्दी जब एंड हो रही थी तब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूल निवासियों के लगभग कितने समुदाय थे? 350 से 750 समुदाय, विभिन्न कबीले थे जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर निवास करते थे और उनकी गणना है वो 350 से 750, यानी पूरी तरह से मूल निवासियों से भरा हुआ पड़ा था ऑस्ट्रेलिया। यानी इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी हैं वो बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो ये कहते थे कि हम यहीं के निवासी हैं। तो ऐसे में इनकी तादाद को देखकर ये लगता है कि ये वहीं के मूल निवासी रहे होंगे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। जैसे कबीले होते हैं, जैसे अलग अलग समुदाय होते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारी आबादी इनकी मूल निवासियों की रहती थी और इनकी अपनी एक पहचान थी, उनकी अपनी अपनी भाषा थी और इनमें से 200 भाषाएं आज भी वहाँ पर बोली जाती है। आज भी वहाँ पे 200 लैंग्वेज है वो बोली जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो बोली जाने वाली जो भाषा है वहाँ की वो है इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश लोग या कह सकते हैं कि यूरोपियन लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी भाषा को वहाँ की मुख्य भाषा बना लिया था। तो मुख्य रूप से जो बोली जाती है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और वैसे बाकी अन्य भाषाएं, वहाँ की स्थानीय भाषाएं, वो सब अलग अलग इलाकों में उसकी पहचान के आधार पर बोली जाती हैं। देशी लोगों का एक विशाल समूह उत्तर में रहता है। देशी लोग यानी कि कहने का मतलब है कि मूल निवासी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में रहता है और इसे टॉरस स्टेट टापूवासी कहते हैं। यानी ये एक विशेष टापू के लोग होते हैं, विशेष टापू पर बसे हुए लोग हैं, तो इनको टॉरस स्टेट टापूवासी के नाम से जाना जाता है। एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के लोग हैं। इस टापू पर रहने वाले, जिनको टॉरस स्टेट टापूवासी कहा जाता है, ये विशाल समूह है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में रहते हैं। इनको आदिम एबोरिजिन मानव नहीं माना जाता, बल्कि यहाँ पर जो है ये माना गया है कि ये वहाँ के नहीं थे, बल्कि ये बाहर से आए हैं, इनकी अलग नस्ल है। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। यानी ऑस्ट्रेलिया की आबादी में ये 2.4% अपनी हिस्सेदारी रखते थे। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को अगर हम जानें तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है। छितराई हुई यानी अलग अलग स्थानों पर फैली हुई। जैसे कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, मान लो कि ये अगर हम मानचित्र में देखें तो जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में आबादी है वो एक स्थान पर नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ ये होता है कि हर जगह आबादी बसी हुई रहती है, सब जगह मनुष्य दिखाई देंगे या सब जगह शहर है, गांव है, वो बसे हुए रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके कारण कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो आबादी छितराई हुई है। छितराई हुई यानी कि कह सकते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में रहती है। पूरी तरह से सब जगह ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य नहीं रहते, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो इस तरह से छितराई हुई। और मोस्ट ऑफ जो आबादी है वो इन समुद्र तटीय किनारों के ऊपर ही रहती है। क्योंकि इसके कारण हैं, अगर हम इन कारणों को समझें तो इस कारण को जानते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि ये इन आसपास के इलाकों में मुख्य रूप से रहती है और बाकी सब जगह है, लेकिन वो छितराई हुई आबादी रहती है। और आज भी वहाँ के ज़्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहाँ 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुँचे थे। अब समुद्र तट यानी ब्रिटिशों ने जैसे यहाँ पर खोज की, अनेक इलाकों को अपने उपनिवेश बनाया, तो वैसे ही वो 1770 में वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो भूमि है वो शुष्क मरुस्थल है वहाँ पर, और ऐसे में यहाँ पर आबादी है वो छितराई हुई रहती है। हम ऑस्ट्रेलिया की भूमि को जाने या ऑस्ट्रेलिया को जाने तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका है, चारों तरफ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ प्रशांत महासागर आ जाता है इलाका, दूसरी तरफ हिंद महासागर आता है, और वहीं नीचे की तरफ देखें तो दक्षिण महासागर का इलाका आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है। और ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का इलाका है, ये वाला इलाका, खास तौर से इधर से ये कुछ चंद ये सारे इलाके, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट
विक्टोरिया मरुस्थल। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में 4 मरुस्थल है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। इसके बाद और भी मरुस्थल है जिसका नाम है, एक तो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सैंडी कह सकते हैं, सैंडी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा मरुस्थल है वो गिब्सन का मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। और चौथा मरुस्थल है वो है सिम्पसन का मरुस्थल, सिम्पसन। तो ये 4 मुख्य मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ है। तो ये मरुभूमि ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पे किनारे 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 कह सकते हैं, तटीय इलाकों की तरफ है आबादी या शहर ज़्यादा बसे हुए हैं। हालांकि सेंटर में भी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये इलाका मुख्य रूप से ऐसे ज़्यादा है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के देखें तो ये कैनबरा राजधानी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, सबसे सुंदर और सबसे बड़ा शहर सिडनी है। इसके अलावा कैनबरा जो यहाँ पे बताई गई, कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये सारे बाकी नगर है। ये तास्मानिया द्वीप है जिसे यूरोपीय यात्री तास्मान ने खोजा था, और उसके आधार पर इसका नाम है वो तास्मानिया पड़ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की वास्तविक और भी अनेक दूसरी विशेषताओं को, कि ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय आबादकार यानी सेटलर्स जो सेटल हो गए बाद में आकर, तो यूरोपीय आबादकारों ने, जिसे हम सेटलर्स कह सकते हैं, और जिन्होंने यहाँ पर भूमियों को साफ किया और यहाँ की जो है खेतों की ये ज़मीनों को बनाया, और उसके बाद यहीं पर आकर वो पूरी तरह से सेट हो गए, यहीं पर जम गए, यहीं की नागरिकता ले ली, तो वो यहाँ पर इनको आबादकार या सेटलर्स कहा जाता है। मूल निवासियों और ज़मीनों के बीच आपसी रिश्तों का किस्सा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के किस्से से कई बिंदुओं में मिलता जुलता है। जिस प्रकार से यूरोप के लोग हैं वो अमेरिका की तरफ गए, और अमेरिका में उन्होंने विभिन्न इलाकों को जीता, कहीं उन्होंने मूल निवासियों को हटाया, खदेड़ा, उन्हें फ्रंटियर की तरफ जाने के लिए उन्हें मजबूर किया, उनकी ज़मीनों को सस्ते में खरीद लिया, कहीं उनकी ज़मीनों को छीन लिया, और हर यूरोपवासी है वो अमेरिका की तरफ गया, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो जो है ब्रिटिश हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, पोलैंड वासी हो। तो हर तरीके से हर व्यक्ति है वो अमेरिका की तरफ अपनी तकदीर संवारने के लिए गया था, और फिर वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने बेदखल कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उन्हीं मूल निवासियों का एक तरह से कह सकते हैं शोषण किया, उनसे काम करवाया, उनके साथ उन्होंने अत्याचार किए, और साथ में उनको लोकतांत्रिक अधिकार तक दे दिए, या कह सकते हैं कि उनको उनके अधिकारों से भी वंचित रखा गया। तो ठीक ऑस्ट्रेलिया में जब ये यूरोपीय लोग आए थे, तो जैसा किस्सा वहाँ पर मिलता है वैसा ही किस्सा यहाँ पर भी मिलता है, कि यहाँ के मूल निवासियों के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही व्यवहार किया। शुरुआती व्यवहार उनका ठीक था, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी मिलती है कि हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई। हमने शुरू में ही जाना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब ये यूरोप के लोग आए हैं तो अमेरिका की तरफ गए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की तरफ, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसके काफ़ी सालों बाद वो समुद्री रास्तों से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए, तो इसका समयकाल है वो 300 साल बाद माना जाता है। यानी वो अमेरिका में अपनी भूमि बना चुके थे, अपनी कारखाने स्थापित कर चुके थे, यहाँ पे अपने आप को सेटल कर चुके थे। उसके बाद जब वो अन्य देशों की यात्रा पर निकले उन समुद्री ज्ञान के आधार पर, तब जाके उन्होंने 300 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को खोजा, और ऑस्ट्रेलिया को खोजने के बाद फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, और फिर यहाँ के मूल निवासियों के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही बर्ताव किया जैसे अमेरिका के अंदर के मूल निवासियों के साथ किया था। मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक, जो कि अमेरिकी था, या कह सकते अमेरिकी ब्रिटिश था, और कैप्टन कुक और उसके जत्थे के प्रारंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण है। जब कैप्टन कुक है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आया और मूल निवासियों से उसने मुलाकात की या उनसे मिला जुला, तो उसके बारे में शुरुआती दौर में उन्होंने जो भी अपना रोजनामचा लिखा है, जो भी अपना ब्यौरा लिखा है, जो भी अपना डायरी लिखी है, उस डायरी के अंतर्गत उन्होंने मूल निवासियों के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा कैप्टन कुक ने। और कैप्टन कुक ने ये लिखा कि उनका व्यवहार है वो काफ़ी दोस्ताना है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यूरोपीय लोगों के साथ भी मूल निवासियों ने अच्छा व्यवहार किया था, दोस्ताना व्यवहार किया था, उनको बहुत सारी
भोजन सामग्री दी थी जब शुरुआती दौर में मूल निवासियों के साथ यूरोपीय लोग हैं उनके तटीय प्रदेशों की तरफ पहुँचे थे और कई प्रकार के उपहार उनको दिए थे। तो शुरुआती व्यवहार उनका दोस्ताना था और उन्होंने कैप्टन कुक ने उनके बारे में काफ़ी कुछ है वो पॉजिटिवली लिखा है या सकारात्मक लिखा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, एक मूल निवासी ने कुक यानी कैप्टन कुक जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए थे उनकी हत्या कहाँ की है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुई बल्कि हवाई में हुई है। हवाई में हत्या कर दी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। अब हवाई क्या है, देखिए हवाई कहाँ है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। कैप्टन कुक ने लिखा है ऑस्ट्रेलियन निवासियों के बारे में, उत्साहपूर्ण दोस्ताना व्यवहार के बारे में लिखा है, लेकिन हवाई के लोगों ने या हवाई के एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी। हवाई कहाँ है, देखिए हवाई जो है एक द्वीप है और यहाँ पे ज्वालामुखी जो है श्रृंखला का एक प्रमुख द्वीप माना जाता है हवाई। और हवाई द्वीप जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, का एक प्रांत है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और ये अमेरिका राज्य का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो यहाँ पे हवाई में भी मूल निवासी थे और कैप्टन कुक के किसी व्यवहार से नाराज होकर हवाई में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रांत हवाई द्वीप के अंदर जो कि प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है और यहाँ पर ये विभिन्न द्वीपों से बना हुआ एक द्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है हवाई द्वीप। और यहाँ पर इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, ठीक है। इसकी पहचान यही है कि यहाँ पे जब तक ज्वालामुखी निकलते रहते हैं और तो इस हवाई द्वीप को ज्वालामुखी श्रृंखलाओं का द्वीप है वो माना जाता है। तो हवाई में कैप्टन कुक की हत्या है वो एक मूल निवासी ने कर दी। तो इससे जो ब्रिटिश लोग थे जो कि मूल निवासियों के प्रति कैप्टन कुक ने उनके बारे में लिखा है दोस्ताना व्यवहारों के बारे में, लेकिन जैसे ही कैप्टन कुक की हत्या हुई इन ब्रिटिशों का रवैया है वो ऑस्ट्रेलियन निवासियों के प्रति भी बदल गया। यानी उनके मन में ये बात बैठ गई कि किसी भी मूल निवासी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, या कह सकते हैं कि उनके अनुसार कि अगर इनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया या इनको जो है उचित दर्जा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे, या उनकी नज़रों में वो है मारने पीटने शोषण करने या अत्याचार करने लायक लोग ही रह गए थे, या उनकी नज़रों में उनका नज़रिया है उनके प्रति पूरी तरह से बदल गया और वो उनके प्रति मूल निवासियों के प्रति है वो कह सकते हैं कि क्रूर हो गए। जैसा कि प्राय होता आया है कि जब ऐसा किसी के साथ होता है कि अनावश्यक या कोई किसी घटनाक्रम की वजह से अगर किसी के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ऐसे में जो है उन विशिष्ट जनों का रवैया है उन साधारण लोगों के प्रति है वो क्या हो जाता है, वो खतरनाक बन जाता है। तो ठीक यहाँ पे कैप्टन कुक की हत्या के बाद ब्रिटिशों का रवैया ऑस्ट्रेलिया के निवासियों के प्रति भी पूरी तरह से बदल गया। हालांकि हत्या अमेरिकी राज्य के द्वीप में हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति इन यूरोपीय लोगों का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार का औचित्य साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई। यानी ये एक घटना जिसने कैप्टन कुक की हत्या की, वहीं इन औपनिवेशिक ताकत यानी जिन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को अपना गुलाम बनाया था वहाँ पे उन्होंने दूसरों के खिलाफ भी ऐसा ही हिंसक व्यवहार किया और उन्होंने ये कहा कि ये हिंसक व्यवहार ही इनके अनुकूल है ताकि वो कभी भी इनके खिलाफ न खड़े हों, उनके खिलाफ कभी भी आवाज़ न उठाएं और अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाए। ऐसा दृष्टिकोण इन सब का यूरोपीय लोगों का बन गया, ब्रिटिश लोगों का ऑस्ट्रेलियन लोगों के प्रति बन गया, क्योंकि सर्वप्रथम ब्रिटेन के निवासी ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना जो है उपनिवेश बना लिया था। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बाशिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। देखिए यूरोपीय लोग चाहे वो अमेरिका की तरफ गए हैं तब भी, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए हैं तब भी, और चाहे वो भारत की तरफ आए हैं तब भी, क्योंकि भारत की तरफ ये व्यापारी बनकर आए थे। अमेरिका की तरफ अटलांटिक पार करके जब गए थे तो यहाँ के मूल निवासियों ने शुरू में इन्हें खतरा नहीं समझा था, लेकिन बाद में इनका व्यवहार है उनके प्रति
खतरनाक हो गया था। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का एक चिरोकी कबीला था जो कि मूल निवासियों के रहन सहन को अपनाने के लिए तैयार था और उन्होंने अपनाया भी। उनकी तरह खाना, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह सभ्य कपड़े पहनना, उनकी तरह भाषा को सीखना। तो उन्होंने सभ्यता के सारे आदर्श, सारे मानदंड जो यूरोपीय लोगों की जो मान्यता के अनुरूप थे उन्होंने अपनाए। लेकिन फिर भी उन यूरोपीय लोगों ने जब अमेरिकी कानून बने, अधिकार का कानून बना, तो इन चिरोकी लोगों को भी वो अधिकार नहीं दिए। हालांकि जॉन मार्शल जो कि उस समय वहाँ के न्यायाधीश थे, उन्होंने इस चिरोकी कबीले की जो है कह सकते हैं कि अगुवाई की थी या उनके समर्थन में अपना मत दिया था। लेकिन जेफरसन जो कि उस समय के वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चिरोकी कबीले को विशिष्ट मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इसी चिरोकी कबीले के खिलाफ उन्होंने अपनी सेना भी भेज दी इनका दमन करने के लिए। तो यहाँ पर मूल बाशिंदों ने शुरुआत में जो है यूरोपीय लोगों के आगमन को खतरे की घंटी नहीं समझा, यानी कि उनके अनुसार उन्होंने शुरू में उनके साथ दोस्ताना व्यवहार किया और ये अनुमान नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान यानी बीच में कीटाणुओं के असर से अपने जमीन खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में लगभग 90% मूल बासिंदों को अभी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यानी उस समय कई बीमारियां भी फैल रही थी 19वीं और 20वीं सदी के दौरान, क्योंकि प्लेग नामक जो बीमारी वगैरह होती है वो उस दौरान, या बड़ी चेचक जिसे हम कह सकते हैं, तो इस दौरान कई मूल निवासियों के पास उपचार नहीं थे और जो जहाज़ों के माध्यम से ये जहाज़ विभिन्न इलाकों की तरफ जाते थे तो उसमें बहुत सारे चूहे भी उन जहाज़ों के अंदर होते थे, क्योंकि जहाज़ों के अंदर विभिन्न रसद सामग्री जो है भरी जाती थी और फिर इन चूहों के माध्यम से ब्यूबोनिक प्लेग नामक जो बीमारी है वो फैल जाती थी। और वहीं इसके साथ ही यूरोप में उस समय बड़ी चेचक या बड़ी माता जिसे कह सकते हैं वो बीमारी थी, और जब वो इन इलाकों की तरफ गए तो ये बीमारी है मूल निवासियों में भी फैली। इस प्रकार से मूल निवासियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, क्योंकि वो न तो उनके पास इन सब का उपचार था और बल्कि इन कीटाणुओं के असर से यानी बीमारियों के फैलने से और अपनी ज़मीन खोने के चलते। यानी यूरोपीय लोगों ने, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में भी क्या किया, उनकी ज़मीनों को खींच लिया, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया। उनकी ज़मीनों के चलते उन्होंने विभिन्न लड़ाइयाँ ली, क्योंकि वो अपने हक या अधिकार के लिए लड़ना चाहते थे। और इन लड़ाइयों के साथ, इन आबादकारों के साथ, यानी जो सेटल हो गए थे, इन लोगों के साथ लगातार हो रही लड़ाई में या अधिकार पूर्वक जो लड़ाई वो कर रहे थे अपने हक के लिए, उसमें 90% मूल निवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यानी उनको नहीं पता था कि ये यूरोपीय लोग जो अभी उनकी तरफ आ रहे हैं, या उन्होंने उसे खतरे की तरह नहीं देखा था, बल्कि उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करके उनका स्वागत किया था। लेकिन उनको नहीं पता था आगामी घटनाक्रम का, कि ये उनके लिए जी का जंजाल बन जाएगा, उनके लिए पतन का कारण बनेगा, उनके लिए जो है कह सकते हैं कि मुश्किल हालात खड़ा करने वाला कारण बनेगा, जिसके कारण बहुत सारे मूल निवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन मूल निवासियों ने इन सब के चलते 90% मूल बाशिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ब्राज़ील में पुर्तगाली कैदियों को बसाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया। देखो, पुर्तगाल ने ब्राज़ील में अपने उपनिवेश बनाए थे और वहाँ पर भी पुर्तगाल के जो खूंखार कैदी वगैरह होते थे उनको यहाँ पर ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका की तरफ भेजा गया, और वहाँ पर भी मूल निवासियों के साथ इन पुर्तगालियों ने बुरा बर्ताव किया। और जब इस बुरे बर्ताव के कारण अंततः मूल निवासी एकजुट हो गए और फिर उन्होंने हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा के आधार पे दिया। प्रतिहिंसा यानी जैसा वो करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए, टीट फॉर टैट। तो इस प्रतिहिंसा पर जब वो उतारू हो गए तो ब्रिटिशों ने तो इसके आधार पे फिर इन्होंने अपने कैदियों को वहाँ बसाना, या पुर्तगाली लोगों ने वहाँ अपने कैदियों को भेजना बंद किया। उसी प्रकार से ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया कि जब तक ब्रिटिशों ने भी वहाँ के मूल निवासियों के साथ बुरा बर्ताव किया, और फिर जब तक अमेरिका पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक यहाँ पर भी ऐसी ही स्थितियाँ हैं वो चलती रही। और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही रहा कि जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने कठोर रवैया अपनाया। और उसके बाद जब तक प्रतिहिंसा या प्रतिरोध नहीं हुआ तब तक वो वहाँ पे ऐसे ही अपने अत्याचार जारी रखते गए। लेकिन जैसे जैसे फिर प्रतिहिंसा या प्रतिरोध होना शुरू हुआ अंततः या उन उपनिवेशों ने स्वयं को आज़ाद करा लिया, तब जाके ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं वो रुकी।
ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर शुरुआती आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे। निर्वासित जिसे कह सकते हैं देश निकाला। अब ये कौन थे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ब्रिटिश आए थे, ठीक है, और शुरुआती दौर में बहुत सारे इंग्लैंड वासी है वो ऑस्ट्रेलिया आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने उपनिवेश बना लिया। और ऑस्ट्रेलिया में जो लोग मुख्य रूप से आए थे, जो यहाँ बाद में सेटल हुए थे, वो सेटलर्स कौन थे? वो निर्वासित होने वाले, निर्वासित यानी वहाँ से उनको निकाला गया था। और निकाला क्यों गया था? उनके कारावास पूरे होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाज़त दे दी गई थी। यानी ये वो लोग थे जो ब्रिटेन के अंदर खूंखार थे, या जिन्होंने हत्याएं कर रखी थी, या जिन्होंने पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं हिस्ट्री शीटर टाइप के लोग जो थे, और वहाँ पे उनको कठोर सजाएं दी गई थी। उस कठोर सजा के दौर पे उन्हें देश निकाला भी दिया गया, यानी उनको निर्वासित जीवन जीने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया। और साथ में ये शर्तें भी लगाई कि उन्हें वापस ब्रिटेन में नहीं आने दिया जाएगा, वापस उन्हें अपने देश में नहीं घुसने दिया जाएगा। और इन शर्तों के चलते ये खूंखार लोग, ये खतरनाक लोग जब यहाँ पे सजाएं पूरी करने के लिए, जब ये इनकी सजाएं यहाँ पे पूरी हो गई कैदियों के रूप में ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे उनको कठोर काम वगैरह करवाया जाता था। इस सजा के पूरी होने के पश्चात इन लोगों ने, अब उनको पता था कि हम वापस तो ब्रिटेन की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनको निर्वासित होकर भेजा गया था, निर्वासित करके भेजा गया था, एक तरह से देश निकाला उनको पूरी तरह से दे दिया गया था। तो अब उनको अपने मातृदेश लौटने की तो इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने अब यहाँ पे स्वतंत्र जीवन जीने के लिए क्या किया? यहाँ के मूल निवासियों की भूमियों को साफ किया, यहाँ के मूल बाशिंदों को जो है इनकी ज़मीनों को छीना, खेती योग्य ज़मीनें बनाई, और फिर यहाँ पर वो पूरी तरह से सेटल हो गए। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को आबाद कर लिया। अपने क्षेत्र से इतने भिन्न इस इलाके में किसी भी तरह के सहारे के बगैर जीवन यापन करने के लिए उन्होंने खेती के लिए जमीन और मूल निवासियों को निकाल बाहर करने में कोई झिझक नहीं दिखलाई। हालांकि उनके रिश्तेदार भी पीछे थे, यानी वो मातृदेश इंग्लैंड में छोड़ आए थे, और ऐसे में अब उनको अपना जीवन दोबारा से शुरू करना था। तो जब उनकी सजाएं पूरी होगी तब उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों की ज़मीनों को हड़प लिया, और फिर इनको इनकी ज़मीनों से बेदखल करके इनको बाहर निकाल दिया। और फिर क्योंकि वो शुरुआत में भी वो खूंखारी थे और उनके अंदर किसी भी प्रकार का दया भाव तो था ही नहीं, तो ऐसे में मूल निवासियों के प्रति भी उन्होंने बेझिझक जो है क्रूर व्यवहार किया और उनकी ज़मीनों को छीन के अपने आप को वहाँ पर आबाद कर लिया। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था। भेड़ों के विशाल फार्म, खाने, इसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में काफ़ी परिश्रम से विकसित हो पाई। कि वहाँ पर यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने अपनी बस्तियाँ बसा ली तो फिर उन्होंने अपने बड़े बड़े कृषि फार्म यहाँ पे बना लिए, ठीक है। और कृषि फार्म को बनाने के साथ ही इन्होंने विभिन्न संसाधनों को खोजा, खाने वगैरह यहाँ पे ढूंढी गई विभिन्न संसाधनों से संबंधित, और फिर उन्होंने मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग वगैरह लगाए, गेहूं की खेती की। काफ़ी लंबा समय लगा, उसके लिए उन्हें काफ़ी परिश्रम भी करना पड़ा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद तैयार की कि ये मूल बाशिंदे ये यूरोपीय लोग यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को विकसित किया। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की उन्होंने खेतियाँ की, फार्म हाउस बसाए, साथ ही साथ भूमियों को खेती योग्य बनाया और फिर ऑस्ट्रेलिया को विकसित किया और ऑस्ट्रेलिया को एक संपन्न राष्ट्र के रूप में तैयार किया। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना बनी। ऑस्ट्रेलिया की जनता या आबादी पहले ही छितराई हुई थी और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का जब एकीकरण हो रहा था या राज्यों को सबको मिलाया गया और अंततः उस राज्य को मिलाने के पश्चात योजना बनी कि इसकी राजधानी किसको बनाया जाए। और इसके लिए शुरुआती नाम जो आया था वुलवर्थ नाम है इसका दिया गया, या व्हीटगोल्ड इसमें नाम दिया जा रहा है, का नाम सुझाव दिया गया कि इसकी राजधानी ये बनाई जाए। अंततः इसका नाम है वो कैनबरा रखा गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है कि जो अगर विश्व मानचित्र में आता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को दर्शाइए तो यहाँ पर कैनबरा आपको याद रखना है। और ये एक स्थानीय शब्द है
जो कि कैनबरा से बना है, और कैनबरा का अर्थ होता है सभा स्थल, यानी जहाँ पर सभी लोगों की सभा की जाती है, जिसे सभा स्थल के नाम से जाना जाता है। तो सभा स्थल के आधार पे ही कैनबरा का नाम रखा गया। कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे कि उसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था, कि इन यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया, उनके साथ कठोर रुख अपनाया, उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया, उनसे जंगल साफ करवाए, उनसे खेत साफ करवाए, उनसे खेती करवाई। तो इसके लिए जब उनसे काम करवाया जाता था तो ये दासों की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दास प्रथा मौजूद नहीं थी, लेकिन मूल निवासियों के जो काम उनसे करवाया जाता था वो दासों जैसा ही था। तो दास प्रथा यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन दास प्रथा यहाँ पे दिखाई देती थी। बाद में चीन से बहुत सारे लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए, जिस प्रकार से अमेरिका की तरफ चीनी आप्रवासी गए हैं, और यहाँ पर चीनी आबादी के कारण ये लोग सस्ते में इनको मजदूरी मिल जाती थी, इसलिए इनसे बहुत सारा काम करवाया जा सकता था। तो सस्ता श्रम है, चीनी आप्रवासी यहाँ आए तो उनसे सस्ता श्रम है वो उपलब्ध हो गया, जैसा कि कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, जहाँ पे सोने के भंडार मिले थे और गोल्ड रश की शुरुआत है वो हुई थी। लेकिन गैर गोरों पर बढ़ती हुई निर्भरता से जन्मी घबराहट। अब यहाँ पर क्या था कि इन मूल निवासियों को हटाकर इन यूरोपीय लोगों ने पूरा ऑस्ट्रेलिया अपना बना लिया था, उसे संपन्न बना लिया था, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं काम के लिए दूसरे लोगों के ऊपर जो है कह सकते हैं कि निर्भर थे। तो एक तो मूल निवासियों पर निर्भर थे, और फिर धीरे धीरे जो चीनी आप्रवासियों का आना शुरू हो गया, तो ऐसे में उनको श्रम तो उपलब्ध हो जाता था, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे एक डर भी बढ़ने लगा था कि धीरे धीरे इन आप्रवासियों का अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहुल्य बढ़ गया तो उनकी स्थिति को यहाँ पे खतरा है। तो इसके चलते दोनों देशों की सरकारों ने चीनी आप्रवासियों को प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका में भी उन्होंने यही किया था कि वहाँ पे चीनी लोगों के आने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने यही किया कि चीनी आप्रवासियों को आने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध यानी मनाही। 1974 तक लोगों के मन में ये भय तय कर गया था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की गहरी रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, और इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने जो है ये नीति अपनाई, या प्रतिबंध की नीति अपनाई, जिसके तहत जो है बाहर के लोग, चाहे वो दक्षिण एशिया के लोग हो या दक्षिण पूर्व एशिया के लोग हैं, गहरी रंगत वाले यानी कि गेहूं रंग वाले, और यहाँ पर आएंगे तो ऐसे में क्या करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर देंगे। तो उसके चलते उन्होंने प्रतिबंध की नीति अपनाई कि बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है, ताकि वो अपना जीवन है वो सुरक्षित यहाँ पर जी सके। ये लोग जो थे वो मूल निवासी नहीं थे, बल्कि यूरोपीय लोग थे, और जिन्होंने बाद में ऑस्ट्रेलिया को अपना राष्ट्र बना लिया, या ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक बन गए थे, चाहे वो वहाँ से ब्रिटेन के निर्वासित लोग हो या, लेकिन बाद में जो है इन्हीं लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को अपना शहर है वो बना लिया था, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानें तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है, और इसके लिए एक तथ्य है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप है, इसको द्वीप ही कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 मरुस्थल है वो पाए जा रहे हैं। 4 मरुस्थलों के नाम हमने जाना ही है। 4 मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है, गिब्सन का मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल और सिम्पसन का मरुस्थल। 4 मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, एक द्वीप के नाम से जाना जाता है, एक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है
और यही इसकी पहचान है। अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो है वो है सिडनी। ठीक है, ये आपके लिए याद रखने योग्य बातें हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। कैनबरा का क्या अर्थ होता है, कैनबरा के आधार पर नाम पड़ा है और कैनबरा का अर्थ होता है सभा स्थल। तो ये तो सामान्य जानकारी की हर स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, इसलिए ये बताया गया। अब है सिडनी के एक इलाके का वर्णन जो कि 1790 का समयकाल है और उस इलाके के अंतर्गत जो वर्णन किया है उस वर्णन को हम समझते हैं कि सिडनी के एक इलाके का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। देखिए, ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से अस्त व्यस्त कर दिया कि जहाँ पर भी यूरोप के लोग गए हैं वहाँ पे आदिवासियों का जीवन या मूल निवासियों का जीवन पूरी तरह से विडंबनाओं से भर गया, विसंगतियों से भर गया। ठीक यहाँ पर भी जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी ये लोग आए थे तो यहाँ पर भी जो है सिडनी के एक इलाके के अंतर्गत भी यहाँ पर भी उन्होंने मूल निवासियों के जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। उनके खेत खलिहानों को छीन लिया, उनकी ज़मीनों को छीन लिया, विभिन्न बीमारियाँ यहाँ पर दी, उनके अधिकारों को छीन लिया, उनके जीवन जीने के तरीकों को भी उन्होंने पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। हजारों भूखे मुखों के आने से, हजारों भूखे मुख कौन से हैं, ये लालची लोग जो कि यूरोपीय लोग और स्वार्थी लोग जिनको कहा गया है, तो हजारों भूखे लोगों के आने से जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई तो शुरुआत में कम आए, फिर उसके पीछे पीछे और लोग आए और स्थानीय खाद्य संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव भी पड़ा कि जो खाद्य संसाधन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर भी उन्होंने अपना पूरी तरह से अधिकार कर लिया। तो दारुक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा। दारुक लोग यानी ये मूल निवासी, उनके लिए पवित्र स्थानों का सबसे बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीनों के प्रति विचित्र हिंसक बर्ताव समझ से परे था। यानी जब ये यूरोप के लोग यहाँ आए तो यहाँ पर जो जंगल उनके लिए पवित्र थे, जो ज़मीनें उनके लिए पवित्र थी, रोजी रोटी का साधन थी, उन ज़मीनों का उन्होंने सम्मान किया था, अपनी पुरखों की भूमि माना था, अपनी पवित्र पूर्वजों की भूमि माना था। और जैसे ही यूरोपीय लोग इधर आए तो उनको उन्होंने भूखे मुख वाले लोग कहा है, यानी स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी जो है लालसा कभी समाप्त नहीं होती। और ऐसे में यहाँ की ज़मीनों के प्रति उन्होंने हिंसक बर्ताव किया। हिंसक बर्ताव यानी पेड़ पौधों को काटा। ये नवागंतुक यानी नए आने वाले लोग बिना वजह पेड़ों को काटते जाते, यानी जंगल साफ कर रहे थे ये यूरोप के लोग। ये बिना वजह इसलिए जान पड़ता था क्योंकि उन्हें न तो डोंगी बनानी थी न जंगल से शहद इकट्ठा करना था। अब यूरोपीय लोग हैं वो जंगलों को साफ करने के लिए पूरी तरह से पेड़ पौधों को काट रहे थे, लेकिन इन जो है आदिवासियों को या कह सकते हैं कि यहाँ के मूल निवासियों को ये बड़ा अजीब लगता था क्योंकि ये मूल निवासी पेड़ों को तभी काटते थे जब उन्हें डोंगी बनानी होती थी। डोंगी यानी कि जो है समुद्र में जाने के लिए जो है बैठने के लिए इस तरह का होता था। नाव तो ये होती है और नाव का ये, और लेकिन डोंगी जो होती है वो समुद्र के अंदर जाने के लिए इस प्रकार की डोंगियाँ हैं वो बनाई जाती थी जिस पर बैठ के वो समुद्र की यात्राएं कर सकते थे या अपने भोजन को जुटाने के लिए समुद्र की ओर जाते थे। अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड जो प्रोग्राम आता है अगर आप उस पर देखो तो मैन वर्सेस वाइल्ड का जो मुख्य किरदार जो है वो डोंगी बनाकर कई बार समुद्र के अंदर हो जाता है और किस प्रकार से हमें सर्वाइव करना है उसके बारे में जानकारी वो हमें देता है। मैन वर्सेस वाइल्ड का प्रमुख जो क्या बोलते हैं मुखिया है वो। तो इस प्रकार की डोंगी बनाते थे और या फिर वो जंगलों को तभी काटते थे या पेड़ पौधों को तभी काटते थे जब उन्हें शहद इकट्ठा करना होता था, या फिर वो जानवरों को पकड़ने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए वो पेड़ पौधों को काटते थे, लेकिन अन्यथा वो जंगलों को नहीं काटते थे। तो उनके लिए बड़ा विचित्र था जब मूल निवासी इन पेड़ पौधों को काटते थे जंगल साफ करने के लिए। पत्थरों को हटाकर उन्होंने चट्टा लगा दिया था, यानी वहाँ के पत्थरों को उन्होंने साफ कर दिया। चट्टा लगाना, ढेर लगाना या कह सकते हैं दीवारें बना लेना या जो है इकट्ठा कर लेना, और मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पका दिया गया था। आकार देकर पकाना यानी मिट्टी के खोदने के बाद नींव वगैरह भरना और फिर वहाँ पे मकान खड़े कर देना। ज़मीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें भी तैयार कर दी गई। पहल इन्होंने इसकी सफाई की तुलना किसी पवित्र आनुष्ठानिक भूमि के निर्माण से की होगी। शुरुआत में इन्होंने ये समझा होगा कि जरूर कुछ न कुछ नया होने वाला है या कोई पूजा पाठ का हो रहा होगा, लेकिन संभवतः उन्होंने सोचा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है, या शुरुआत में उन्होंने समझा होगा कि ये लोग कुछ विचित्र या अच्छा कुछ कर रहे हैं।
और यह खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया कि ये बहुत ही खतरनाक था, उनके लिए एक खतरा था और ऐसे में उन्हें भय या डर लगने लगा था। उनको इन यूरोपीय लोगों से खतरा जो है महसूस होने लगा था और उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया कि अब हमें इनसे दूर रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारुक उन बस्तियों से बचकर रहने लगे। अब वो यूरोपीय कॉलोनी जो यूरोपीय लोगों ने अपनी बस्तियाँ बना ली थी, बनी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी मंजिल नुमा जो भवन उन्होंने बना लिए थे और खेत खलिहानों को साफ करके अपने रिहायशी इलाके बना लिए थे, उन रिहायशी इलाकों से, उन जो है संपन्न बस्तियों से ये बेचारे मूल निवासी है वो डर कर अलग बस्तियों में रहने लगे और उनके अंदर डर या भय का जो है डर है या भय का शासन है वो स्थापित होने लगा था और राजकीय अपहरण की ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था कि या तो उन्हें ज़बरदस्त वहाँ से उठा के लाया जाए खेत खलिहानों में काम करने के लिए, या जो शासन अधिकार के तहत राजनीतिक सत्ता के माध्यम से ही अब उन्हें वहाँ से लाया जा सकता था। और इस प्रकार से ये मूल निवासी उनसे डर कर विभिन्न दूसरे इलाकों की तरफ रहने लगे ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार की और विडंबनाएं और विसंगतियाँ पैदा न हो। ये लिखा है प्री रिमर्शी एम लेक एक मैकग्राथ एम क्वार्टरली क्रिएटिंग नेशन जो भी है, इसमें इसके बारे में वर्णन किया गया कि मूल निवासियों की बस्तियों को किस प्रकार से उन्होंने अस्त व्यस्त किया था और किस प्रकार से यूरोपीय लोगों ने अपने लिए अट्टालिकाएँ जो बिल्डिंगें बना ली थी और इससे डर कर मूल निवासियों ने अपने आप को अलग थलग कर दिया था। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को समझा, ऑस्ट्रेलिया भूमि के बारे में समझा, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जब यूरोप के लोग आए या ख़ास तौर से ब्रिटिश आए, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेश बनाया और किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग जो संपन्न शासक जो है संपन्न देश के रूप में विकसित हुआ, लेकिन वही मूल निवासियों का जीवन है वो पूरी तरह से विडंबना से भर गया, ये हमने समझा। और अगर हम ये जानें तो 1948 से 1975 ईस्वी तक का ये समय था जिस दौरान जो है यूरोप के 20 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया आकर बस चुके थे। तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग यूरोप की आबादी पूरी तरह से यहाँ पर बस गई थी और मुख्य रूप से इसमें ब्रिटिश थे। तो ये था आज का हमारा जो है अध्ययन बिंदु ऑस्ट्रेलिया और उसके बारे में जानकारी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।